हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, कॉलिंग डे है, आपकी बातें सुनी जाएंगी। सबसे पहले हमारे साथ असलम आज़म भट्ट साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर। जनाब जी सर। साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो महबूबुल हक साहब होते थे, जी बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्टर, जी उस माने से एक फैसला हुआ था कि जो एनुअल इन्फ्लेशन होगी जी उसी हिसाब से हर साल जो सैलरी क्लास है और पेंशनर्स हैं उनकी उसी हिसाब से इंक्रीज कर दिया करेंगे। उसको उन्होंने इंडेक्सेशन का नाम दिया था जी। और ये उसी वक्त से अब तक इन्वोल्व था। ये अभी 3 साल से इन्होंने बंद किया है। 2 पिछले बजट भी नहीं दिए, तीसरा बजट भी आ गया और अभी तक कोई सूरत नहीं है इस बात की। जी जी बिल्कुल। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हुकूमत से गुजारिश करता हूँ आपके जरिए कि मेहरबानी करें, हम अगर इस एज में पहुंच गए हैं तो हम इसकी कास्ट भी पे कर रहे हैं। जिस्मानी दर्द हैं, जोड़े में दर्द है, चला फिरा नहीं जाता, वॉकिंग स्टिकर लेके चलते हैं। मेहरबानी करें हमें हमारे हाल पे। बिल्कुल असलम भाई, हमारे तवज्जो से बात पहुंच गई होगी। पेंशनर्स का जाहिर एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ, लेकिन मसला क्या है कि देखिए फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और उनकी कंटिन्यूटी के लिए शायद आपको कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए जो 3 हफ्तों से ज़्यादा अपने ओहदे पर रहे। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि 6ठी दफ़ा अब कैबिनेट रिशफल हुई है। कभी नेले के ऊपर दैला आ जाता है, कभी दैले के ऊपर नैला आ जाता है। मसला है कि आधा जो आपका डेक ऑफ कार्ड्स है, 52 कार्ड्स होते हैं ना, आप समझ रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं एस निकल आएगा, लेकिन सारे जोकर बैठे हुए हैं यू सी। सो अनफॉर्चुनेटली असलम साहब, ये तो बहुत दूर की बात हो गई ना इंडेक्सेशन की। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, होनी चाहिए, लेकिन कैसे होगी जब आप हर दूसरे दिन आप अपना कैबिनेट अपनी मिनिस्ट्रीज ऐसे चेंज कर रहे हैं जैसे कोई फील्डिंग का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं सर, कि अभी बॉल वहाँ जा रहा है, वहाँ से कैच कर लो। कंटिन्यूटी है ही नहीं, और मेरे ख्याल में किसी हुकूमत के लिए ये तरजीह नहीं होती कि होना तो हर मुल्क में ये होता है कि इन्फ्लेशन के एतबार से आपकी सैलरी बढ़ती है। मगर आपने देखा कि इस दफ़ा तो सरकारी मुलाजमीन को भी सड़क पे आना पड़ा और सारा का जो है वो तो ऐसा ही है। अब क्या करें यार। राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी राहिल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मुबश्शिर ज़ैदी साहब और ज़वार खोर साहब, पहले तो आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस मुकद्दस महीने में अपने हिफ्ज़-ए-मान में और हर मुश्किल परेशानी से बचा के रखे। अगली बात मैं करूँगा, ये जो अभी जो 3-4 दिन पाकिस्तान की पूरी कौम ने एक तकलीफ और एग्नी में गुजरी है कि 8-8, 9-9 घंटे। आपको मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं फेज़ 1 में रहता हूँ, तो मुझे फेज़ 4 से ये शेल का पंप जो मैकडोनल्ड का सिग्नल है, यहाँ से अपने घर आने के लिए 3.5 घंटे लगे। पूरी मतलब कयूमाबाद से लेकर और गोरा कब्रिस्तान तक ट्रैफिक सकअप थी, जिस पर निकलने का सवाल ही नहीं। जी बिल्कुल सब सच। तो मैं आपसे तो सवाल कर रहा हूँ, देखिए 16 नवंबर को जब आपने मुआहिदा किया तो उस वक्त आपको नहीं पता था कि जी ये हम क्या करने जा रहे हैं? उस वक्त बैन कर देते। आपने 3-4 महीने उनको। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो मैं कह रहा था कि इसमें देखिए कार्रवाई की आप लोगों ने, इनके खिलाफ कार्रवाई की। जाहिर है कि जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर इसमें ब्रिगेडियर एजाज शाह और वो जो हमारे मजहबी अमूर के वजीर हैं वो और शेख रशीद, इन तीनों खिलाफ भी तो इन तीनों ने साइन की। इनको एहसास नहीं था कि जी फ्रांस का सेटअप पे वोट कितना भारी पाकिस्तान पे पड़ सकता है, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ क्या कर सकती है। इन्होंने उनको एंगेज करा, उनको लॉलीपॉप दे दिया, जी हम 20 अप्रैल तक कर लेंगे। काजी फाइज ईसा साहब की एक रिपोर्ट है, वही मैं कहने वाला टीवी था। पे भी आई, उसमें उन्होंने साफ कहा जी ISI की रिपोर्ट है कि एजाजुल हक और शेख रशीद साहब और PTI के पिंडी के सदर और पीपल पार्टी के ये इन्वॉल्व हैं और इस तंजीम को बैन कर देना चाहिए। आपने उनको तो उनके पीछे पड़ गए। अब उन्होंने सही कहा कि जी ये पार्टी के अलावा सब वो उनकी नजरसानी अपील पे गए हुए थे उनके फैसले के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान में इतना लेट एक्शन क्यों लेते हैं जब उनको पता है कि जी कोई है लाने वाले आप हैं? यार रहील भाई इसका वो इश्तिहार मशहूर ज़माना इश्तिहार तो देखा होगा ना, वो जिसमें सवाल पूछा जाता है बबलू आपका साबुन स्लो है क्या? तो ऐसा ही है सर, कभी स्लो होता है और कभी स्लो किया जाता है। कभी नहाने का मूड नहीं होता सर, हम कहते हैं कि जब पूरी मतलब कीचड़ हर जगह लग जाए ना तो फिर हम एक ही दफ़ा नहाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा है, अभी तो बैन कर दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि और अब किस रूप में आएंगे, क्योंकि जो वोट बैंक है और जो सपोर्ट है वो तो कायम। बिल्कुल। लेट्स सी। सईद रशीद साहब हैं कराची से। जी सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल।
मैं आज कश्मीर पे बात करूंगा जी। हम 70s में जब छोटे थे, स्कूलों में थे, तो कश्मीर डे और 14 अगस्त, 6 सितंबर बड़े उससे मनाते थे। और मैं आज देखता हूँ कि उतनी जोश नहीं है, मगर उसके बावजूद हम कर रहे हैं। मगर आप देखने की बात ये कि 70 साल में क्या ऐसी चीज गलत हमसे हुई कि अब तक कश्मीर जो है आजाद नहीं हो सका। बड़े बड़े वो साउथ अफ्रीका, आयरलैंड और बांग्लादेश अलहदा हो गया, और क्या क्या हो गया, हम नहीं हो सके। इतनी शहादतें, इतनी सब कुछ देने के बाद अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ मैं आपको बताऊं 2 बातें, या तो कोई ऐसा मर्द मोमिन आए जो कल खड़ा होके ये कह दे कि जी जहाद फर्ज हो गया, पाकिस्तान मुसलमानों की जमीन तंग हो गई है तो जहाद करना है। तो अभी के दौर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुसलमान खड़ा होगा। अब दूसरी सूरत ये है कि अब आपने दुनिया के साथ चलना है और आपका स्टेक उनके साथ है। अब आप देखें, जब पुलवामा का अटैक हुआ था और ये जहाज स्ट्राइक किया, 2 जहाज हमने गिरा दिए, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख दी। मगर उस दिन के अखबारात देखें, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने कहा ये बिल्कुल सही किया इंडिया ने। उनके स्टेक्स हैं इंडिया के साथ। वो राफेल लिया उन्होंने $20 बिलियन का, और $40 बिलियन अमेरिका, 60 बिलियन चाइना, सऊदी अरब। हमारे यहाँ वो सलमान साहब आए, 20 बिलियन के उन्होंने मुआहदे किए। आपकी बात समझ ली सईद साहब। और देखें, अस्करी हल तो कोई है नहीं अनलेस के आप वो करना चाहें जो अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख में अर्मीनिया के साथ किया है। और अजरबैजान ये कैसे कर सका था, क्योंकि अजरबैजान की इकोनॉमी अर्मीनिया की इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थी, प्रोडक्टिव थी। उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो जीत गए। अब जहाँ तक आजकल की दुनिया है, तो यार अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास इकोनॉमी नहीं है, कौन आएगा आपके पास? तो ये आपकी मेन तो आपकी वीकनेस यही है ना। और इस फिर कमज़ोरी से आपकी को 5-6 और कमजोरियां भी निकल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो है ये रियलाइजेशन ज़रूर है कि जब तक हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, दुनिया शायद हमारी बात नहीं सुने, जो कि बात ठीक भी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जहां हमने 73 साल इंतज़ार किया है। ये तो एक तवील जद्दोजहद है। देखिए, कश्मीरी भी उसको लड़ रहे हैं, हम उनकी जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप टेंशन ना लें, शौकत तरीन साहब आ गए हैं और वो आपकी पूरी इकोनॉमी सेट कर देंगे। चलें देख लेंगे हम कितने हफ्ते के लिए। वेल वो एक अलग बात है, लेकिन जितने हफ्तों के लिए होगी उस वक्त के लिए सेट हो जाएगी। मैं आप ये गारंटी लिख के रख लो अभी से। काशिफ इकबाल साहब हैं टोरंटो से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जल्दी से पॉइंट पे आऊंगा। मंडे को आप लोगों ने शो किया था बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के ऊपर, तो उस सिलसिले में कुछ डिटेल शेयर करनी थी और पोटेंशियल सोल्यूशन डिस्कस करनी थी। तो पहले तो जी मैं ये कहूँगा कि जिनसी ज़्यादती की अगर आप ब्रॉडर डेफिनेशन देखें जिसमें इनअप्रोप्रिएट टच भी आप इंक्लूड कर लें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हर चौथे पांचवें घर की ये कहानी होगी। मेरे जिंदगी के शुरू के 17-18 साल जो है वो पाकिस्तान में गुजरे। अब एज एन एडल्ट अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं तो देयर वर 7 इंस्टेंसेस, 7 ऐसे वाकयात थे जो बड़े करीबी सर्कल में हुए जिसमें इनअप्रोप्रिएट टच से लेके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ चाइल्ड रेप तक रेंज करते हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ एक सर्टन तबके के बच्चों के साथ वाकयात पेश आते हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि जी मेरी सारी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूलों में हुई। मेरे वालिद साहब जो है 20 ग्रेड अफसर रिटायर हुए, तो बाय ऑल डेफिनेशन मैं शायद पाकिस्तान की एलीट से बिलोंग करता था। और हमारे पेरेंट्स बड़े ओवर प्रोटेक्टिव थे हमारे बारे में, फिर भी ये सारे वाकयात जो है हमारे इर्द गिर्द पेश आते रहे। तो अब सोल्यूशन की तरफ आऊंगा, जल्दी से 3 बातें करूंगा। पहले तो ये कि पेरेंट्स हैव टू टेक एन इंक्रीज रोल। सही, पहला जो वाकया पेश आया मेरी पर्सनल लाइफ में वो था जब मैं शायद 5 साल का था, तो उस वक्त तो समझ भी नहीं थी ये हो क्या रहा है। Exactly. सही, तो अगर गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाए बचपन से शर्मा शर्मी को साइड पे रख के पेरेंट्स की तरफ से, तो इस तरह के इंसिडेंट्स थोड़े अवॉइड हो सकते हैं। 100%। जिंदगी में बाद में भी एक इस तरह इंसिडेंट पेश आया मोहल्ले में बच्चे के साथ, लेकिन पेरेंट्स ने जो है शर्म के मारे अपने बच्चों से डिस्कस नहीं किया हुआ। जी बिल्कुल। सही, तो ये हो गया पहला। दूसरा, जल्दी से कि सोसाइटी के जो एडल्ट्स हैं, आई थिंक दे हैव टू टेक एन इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और वाकया स्कूल के एक दोस्त के साथ पेश आया। हम 3 दोस्त रिक्शे में जा रहे थे, तो उस रिक्शे वाले के साथ जो है ना एक 12-13 साल का बच्चा भी था, जो उसने कहा कि ये मेरी बहन का बेटा है, मैं इसको रिक्शा चलाना सिखा रहा हूँ। अब दैट ऑटोमेटिकली शुड हैव बीन अ रेड फ्लैग। तो जब उसने हमें डेस्टिनेशन पे उतारा तो उसने एक इनअप्रोप्रिएटली टच किया हमारे एक दोस्त को। तो हम तो चले उस वक्त 10वीं जमात के बच्चे थे, हम लोग नादान थे, लेकिन उसी रिक्शे वाले ने एडल्ट्स को भी सवारियां दी होंगी, तो किसी एडल्ट के दिमाग में नहीं आया कि ये 40 साल के बच्चे के साथ 12-13 साल का बच्चा क्या करे। और इस तरह के मतलब
वाफिर किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं। आखिरी बात में आऊँगा कि हमारी उस वक्त उम्र थी 15-16 साल, जिस तरह मैंने बयान किया। 15-16 साल की एज पे ना हमें ये चीज़ें, हम लोग इसको मजाक के तौर पे ट्रीट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं भी इन्वॉल्व था उस एज पे। तो जिस तरह ये दोस्त के साथ इंसिडेंट हुआ, 2-3 हफ्ते तक हम लोग मजाक में उसको जो है ना डिस्कस करते रहे। तो एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की ज़रूरत है उस एज पे, बच्चों को स्कूलों में भी और घर पे भी। तो ये चीजें थी। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। 100% काशिफ भाई आपका कि आप नॉट एग्री विद यू करके बिल्कुल इस मौजू पे बात की बहुत कम बात होती है, हमें भी कम मौका मिलता है, मगर ये इतना बड़ा मसला है पाकिस्तान का। और आपने बिल्कुल सही जो पहली बात है कि इंक्रीज रोल ऑफ पेरेंट्स जो है ना, सुपरविजन, वो बहुत ज़रूरी है। हमने अपने प्रोग्राम में भी ये बात एंड अवेयरनेस, देखिए वही इनकी वही बात है, सिर्फ सुपरविजन की बात नहीं है। आप जितना भी सुपरवाइज करें, कहीं ना कहीं समथिंग यू कैन नॉट, मतलब आप हमेशा नहीं आप नज़र रख सकते ना यार, ये तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो बिल्कुल जो इनकी जो तजवीज़ है कि यार अवेयरनेस बताएं, जितनी आप अवेयरनेस दे सकते हैं उतना ही फायदा है। थोड़ी सी शर्म आएगी आपको बिल्कुल, लेकिन वो आपकी अपनी बुज़दिली है, ठीक है, कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल डिस्कसिंग दिस। आप ये ना सोचें कि आप कंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है, कि आप पोटेंशियली एक क्राइम को रोक रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ। दूसरा ये तो आप पढ़े लिखे हल्कों की बात करें ना, जब अगर मजदूर के बच्चे हैं वो गली में खेल रहे हैं बगैर किसी उसके, तो जाहिर है वो बहुत ही एक संगीन मसला है। और ये है बिल्कुल है, लेकिन अगेन देखिए सिर्फ सुपरविजन पर अगर हम फोकस करेंगे ना यार, तो वो कभी नहीं होने वाला। ये मतलब एक रियलिटी है यार। देखिए आप मजदूर के बच्चे की बात कर रहे हैं, वो दिहाड़ी पे निकला हुआ है, कहाँ कौन मॉनिटर करेगा 24 घंटे, नहीं हो सकता। वसीम शेख हैं क्वेटा से। जी वसीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैदी साहब, ज़रार साहब, आपको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। शुक्रिया। बहुत अरसे बाद आज दोबारा आपसे मुखातिब हूँ सर। जी सर। ये अर्ज करना था, कब तक सर हम इस तरह अपने आप को धोखा देते रहेंगे, और हमें पाकिस्तान के साथ हम क्या अशर इसका क्या मचाना चाहते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, TLP पर पाबंदी लगी है, मैंने प्रिंट मीडिया देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, कहीं कोई इसकी हकीकत नहीं बयान कर रहा। आखिर ये जमातें बनती कैसे हैं, इन्हें बनाता कौन है? वो टेस्ट ट्यूब, ये जो बोतल में जिन बना देते हैं, और जब जिन निकल जाता है उसके बाद फिर उनको होश आती है। मैं तारीख बहुत पीछे नहीं जाता, मैं ज़िया-उल-हक साहब से शुरू करता हूँ। उनके दौर में जैसे आपको पता है तालिबान इम्पोर्ट हुए, यहाँ बनाए गए, और लसानी जमात एक बहुत बड़ी बनी कराची की। उसके अलावा बहुत सारी जमातें, लश्कर तैयबा, फिर उसके बाद सेक्टेरियन नाम बदला उन्होंने, सेक्टेरियन हो, एथनिक हो। ये आप क्यों नहीं बताते ये बनाता कौन है? दिनों के अंदर कैसे इतनी पावर में आ जाती हैं, मिनटों के अंदर पूरा पाकिस्तान जैम कर देती हैं। अब ये जो अभी ताज़ा आप देख लें, 4 साल पहले जमात वजूद में आती है, उसमें इतनी पावर आ जाती है कि एक हुकूमत के खिलाफ उसे खड़ा किया जाता है। 2018 के इलेक्शन से पहले देखें, वो इलेक्शन में खड़ा हो जाती है नाम बदल के, और एक वो जिक्र नहीं हो रहा, मिली मुस्लिम लीग के नाम से एक मैदान में कूदी, किसी के वोट काटने के लिए, किसी को हराने के लिए, किसी के बोझ में। आखिर हम अपने मुल्क को क्यों तबाह करने पे तुले हुए हैं? ये कब तक चलेगा, कब ये रुकेगा? सर आप मेरी रहनुमाई फरमाइए, कब ये सिलसिला बंद होगा, कब ये? वसीम भाई ये सिलसिला बंद शायद ना हो, क्योंकि हमने, जैसे आप भी ज़िया-उल-हक की मिसाल दे रहे हैं, हम 40 साल पुरानी बात करते हैं, फिर चीज़ें आगे आती रहती हैं, तवातुर के साथ ये सिलसिला चलता है। तो मेरे ख़्याल में तो देखिए, ये हुकूमत को, रियासत को, सियासी जमातों को, तमाम माशरे के लोगों को ये चीज़ तय करनी होगी कि कहाँ जो है इंतहा पसंदी शुरू होती है, और वहाँ पर उन्हें इसको ब्रेक लगानी होगी। तो हर दफ़ा हम उम्मीद करते हैं, और इस दफ़ा भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो है ऐसा हो। मगर मैं अगेन, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उन्हें कल उनसे भी यही बात पूछी गई, तो उन्होंने भी यही कहा कि शायद ये सिलसिला ना रुके, क्योंकि नहीं रुकेगा, आसान अल्फाज में नहीं रुकेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि भाई सबको बैठकर ये तय करना है, कोई नहीं करता। जिसको फायदा दे रहा होता है वो दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं तय करेंगे। और दूसरी बात है जो ये आप देखें, बिल्कुल ये मतलब कौन बनाता है कौन नहीं बनाता, एक चीज़ आप कभी ना भूलें इन सारी चीज़ों में, कि जो सपोर्ट है ऑन द ग्राउंड ना सर, इट इज़ वेरी रियल, ठीक है। ये जो इशू है, जो इनका नैरेटिव है, इसको तकरीबन मैं हर जमात नहीं कहूँ, लेकिन बहुत जमातों ने इसको फ़रोग़ भी दिया है। बहुत जमातों के जो अभी मिनिस्टर्स भी हैं, उन्होंने भी फ़रोग़ दिया है। और जब तक आप ये करते रहेंगे और आपका ख्याल है कि शायद उनके वोट हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके वोट उतने ही रहेंगे, उनके वोट हमेशा बढ़ेंगे।
तो अगेन दिस कम्स डाउन टू एक्सपीडियंसी एंड पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, और ये तो तंग आ गए हैं बात कर कर के। मेरा ख्याल है कि 10 साल बाद भी हम ये बात कर रहे होंगे, अगर ज़िंदगी रही तो 20-30 साल बाद भी यही बात कर रहे होंगे। नथिंग इज़ रियली गोइंग टू चेंज। लेट्स होप इट चेंजेस। पर एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं हाइफा खान इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सर, मैंने इस्लामाबाद के 2 बहुत मेजर इश्यूज हाईलाइट करने थे। एक तो वाटर शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा मसला बन गया है इन द पास्ट फ्यू इयर्स के। हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो बोरिंग करा रहा है, और उसके बावजूद भी लाइक इट इज़ सच अ मैसिव प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन टैंकर्स। और वो लाइक जैसे आपके कराची में वो टैंकर माफिया का काफ़ी था, वो तकरीबन यहीं पे वही सिचुएशन बनती जा रही है। जी बिल्कुल। और सर दूसरी बात करनी थी कि ये जो मार्गिला हिल्स है, यहाँ पे लाइक अभी कुछ सालों तक जब हम जाते थे तो जो मेजर कंस्ट्रक्शन थी दैट वाज लाइक जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की वो मोनाल तक थी, मतलब अगर आपने देखा हो। उससे आगे मतलब जब आप पीर सुहावा या बहुत आगे तक जाएं तो वो तकरीबन गांव टाइप एरिया था। इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ अनटच्ड। अभी अगर आप जाएं सर, वहाँ पे इतनी मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही है कि वहाँ पे अभी हम 1-2 वीक्स पहले ही गए थे लाइक एंड आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पे वो एक रिजॉर्ट है, हाईलैंड रिजॉर्ट। जी बिल्कुल। उन्होंने टू दी एक्सटेंड के एक तकरीबन पूरा माउंटेन जो है उसको सॉर्ट ऑफ लाइक काट लिया है। एंड मतलब इतनी मैसिव कंस्ट्रक्शन है कि एटलीस्ट मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही मार्गिला हिल्स है जो हम देखते थे। आगे तक आप जितना भी आगे चले जाएं रेस्टोरेंट्स हैं एंड पूरे मतलब रिक्रिएशनल पार्क्स बनाने की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ठीक है, अब हमें लाइक वी नीड दीज थिंग्स। अब जाहिर है मुल्क में ओवर पॉपुलेशन होगी तो फिर तो वी नीड मोर कंस्ट्रक्शन एंड वी नीड मोर थिंग्स, बट दैट डजंट मीन कि आप इतने बड़े बड़े नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह लाइक सर पूरे माउंटेन्स काटे हुए हैं। ये हद आ गई है। हमारे पास भी एक कट्टी पहाड़ी है। दो चीज़ें हैं। वाटर शॉर्टेज का तक मसला है तो मेरे ख्याल में बोरिंग पर कोई पाबंदी तो लगाई CDA ने, लेकिन जाहिर है आपको पता है वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो बिल्कुल पानी का इशू है और गालिबन पूरे मुल्क में है। लेकिन बोरिंग जिस तरीके से वहाँ हुई है, जिस तरह से बलूचिस्तान में भी हुई, पूरे कोयटा के अंदर बहुत ज़्यादा ये मसला है, तो इसको अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए। जहाँ तक आपकी बात है, वो जो रिज़ॉर्ट की आप बात कर रही हैं वो जो है हुआ ये है, आपको भी पता है कि जो पीर सुहावा और उस रिज़ॉर्ट के दरमियान जो है वो पंजाब ख़त्म होकर इस्लामाबाद ख़त्म होकर NWFP या KP जो है खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है और वहाँ फिर उनकी हुकूमत का जो है वो रोल आ जाता है। तो ये जो सारे रिज़ॉर्ट्स बड़ी डेवलप हुई हैं, इस पर्टिकुलर हाईलैंड रिज़ॉर्ट ये KP के एरिया में है, तो मेरे ख्याल में KP हुकूमत को देखना चाहिए। कुछ आपकी बात सही है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह लोग बहुत जाना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे खासी कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन उसको महदूद रखना पड़ेगा इन्हें, वरना जो इस्लामाबाद की ब्यूटी है वो ख़राब होगी। बिल्कुल। अहमद कयानी हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जरार भाई, मुबश्शिर भाई, थैंक यू वेरी मच। सर मैं सिर्फ 2 बातों पर बात करना चाहूँगा। सर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची का दौरा किया। सर मुझे काम करने का मौका मिला कुछ अरसे के लिए कराची में। मुझे बहुत खुशी हुई कि कराची का पैकेज मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी दफ़ा कौन सी बार एक दफ्तर में और कितनी दफ़ा एक वादा अहद कर दिया गया है। अल्लाह करे कराची 7-8 तो हो गए हैं। जी हाँ जी सर, मैं यही इसीलिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये अहद निभाया जाए। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है कि हमारी फेडरेशन बीइंग द प्राइम मिनिस्टर खान साहब और CM मुराद अली शाह साहब, सर आपके जितने भी डिफरेंसेस हो फेडरेशन को फेडरेशन के तौर पे एक्ट करना चाहिए। सर वजीर आला और वजीर आजम को एक टेबल पे होना चाहिए था। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि हम इन इशूज पे भी सियासत से बाज नहीं आ रहे। और सर लास्टली मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा, शेख रशीद साहब मेरे अपने शहर के MNA हैं, TLP के इशू के ऊपर सर इंतहाई अफसोस का मकाम है जो कुछ। सर मैं तो पिंडी और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का बासी हूँ। जितने प्रोटेस्ट और धरने सर हम यहाँ पे सह चुके हैं, न जाने और कितने सहने पड़ेंगे और आगे हम सहते रहेंगे। सर मुझे सिर्फ एक बहुत एहतराम के साथ अपने सदर आरिफ अलवी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और अपने इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब से दरख्वास्त करनी है कि सर अगर आज आप बैठ के उन्हीं वीडियोस का मुलाहिजा करें जो जब आपने इन्वेड किया था रेड जोन को और ब्रीच किया था रेड जोन को और अटैक किया था, सर तब भी यही कुछ हो रहा था
और आज TLP वालों ने उसको एक पुरतशद्दुद रंग में कर दिया है। तो सर हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासी लीडरान को इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। सर आई एम इन मिड एज रेंज में 35 साल का एक मर्द हूँ। सर हमारी जो नौजवान नस्ल आ रही है, खुदारा उनके लिए वो एग्जाम्पल सेट करें, बर्दाश्त का, डायलॉग का ट्रेंड सेट करें। सर मुल्क इस चीज़ से नहीं चल सकता। बिल्कुल आप वेल साइड सही है। बस थोड़ा सा तकाबुल करना, जो कुछ PTI का वहाँ पर धरना हुआ और इन धरनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि हाँ, लेकिन धमकियाँ वहाँ पे भी दी थी कि मैं अपने हाथों से ये करेंगे, पुलिस को ये करेंगे आप मतलब अगेन जो इनकी बात है ऑन प्रिंसिपल यही है कि भाई जब आप इस तरह के चैलेंजेस करते हैं तो कोई उसको फिर ज़्यादा एक्सट्रीम पर ले जाता है। आप एक नज़ीर तो सेट कर देते हैं कि नज़ीर तो काफ़ी सेट हुई है, पहले भी सेट हुई है और आगे जाते हुए अल्लाह जानता है कौन सी नज़ीर सेट होगी। बहरहाल देखेंगे। अशफाक वाहिद हैं लाहौर से। जी अशफाक साहब। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अशफाक भाई। हाँ जी, मुझे ये 2 चीज़ों डिस्कस करनी थी। पहले तो आज ये जो कुछ कैबिनेट में चेंजेस हुई हैं, आप थोड़ी सी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या इस तरह की कॉस्मेटिक चेंजेस करने से कुछ हालात में बेहतरी हो सकती है? आई मीन कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझते हैं कि इस तरह के सिर्फ फेसेस चेंज करने से या उनकी मिनिस्ट्री चेंज करने से हुकूमत में कुछ बेहतरी आ सकती है? गवर्नेंस आसान जवाब है नहीं। और दूसरा ये लॉलीपॉप्स हर हुकूमत देती है कि अच्छा जनाब नहीं सर, लेकिन जितने अब ये आप ना कहें कि हर दौर में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पिछले 2.5 सालों में 6 दफ़ा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अशफाक साहब मसला पैकेजिंग का नहीं है, मसला शायद प्रोडक्ट का है। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। एजाज जैदी साहब हैं कराची से। जी एजाज साहब। वालेकुम जैदी साहब। जी सर। वालेकुम साहब। मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा। हमारे मुल्क में जो कुछ मसाइल हैं, सबसे बड़ी बात करप्शन। और करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि रिश्वत लेना और देना, बल्कि करप्शन तो हमारे मुल्क में बदल जाए तो मौजूद है। सेकंड ये कि आप एक चीज और मुझे मतलब ये कि कहने में हक बजानी वो कि हमारे मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो काबू पाया, मैं उनको बहुत बिल्कुल। करप्शन जो है ना हमारे मुल्क में, वो इतनी ज्यादा करप्शन का जो जिन है वो बेकाबू है। और हमारी जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो फरमाया ना, मदीने की रियासत कायम कर, तो मदीने की रियासत में तो ये सब कुछ, मदीने की रियासत में तो ये था कि ज़कात देने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। इंसाफ और मसावत की हुकूमत थी। सब कब होगा यार? मैंने तो अपनी जिंदगी के 5 डिकेड गुजार लिए हैं, लेकिन पता नहीं मेरे बच्चे देखेंगे या उनके बच्चे देखेंगे। मैं तो बहुत बददिल हूँ। आप रोशनी डालें, बस यही बात करें। मेरे ख्याल में आपकी सोच और हमारी सोच बहुत मिलती जुलती है। हम भी इस गुमान में हैं कि कब ये चीज़ें बदलेंगी। मतलब लेकिन जिस तरह से सिस्टम रॉटन हो गया है, जो करप्शन है वो बिल्कुल निचली सतह तक चली गई है, तो बहुत वक्त लगेगा इसमें। ये आसानी से देखिए, बिगाड़ पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन उसको ठीक करना जो है उसमें बहुत वक्त लगेगा। अगर कोई आपको ये कहता है कि ये 100 दिन में हो जाएगा या 5 साल में हो जाएगा या 90 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा और इसमें बहुत वक्त लगेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कराची की मिसाल आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हालात हो गए हैं यहाँ पर। जैसे आपने भी कहा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने अच्छा काम किया, तो लेकिन उसके बाद क्या? अब ये शहर लावारिस पड़ा हुआ है, कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बिज़नेस हब है, किसी दूसरे मुल्क का बिज़नेस हब ऐसा लावारिस मेरा नहीं ख्याल के होगा। तो बिल्कुल एक कंसिस्टेंट एफ़र्ट चाहिए होगी और वो पुश माशरे की तरफ से ही आएगा। माशरे के अंदर बदकिस्मती ये है हमारे यहाँ कि करप्शन को एज अ नॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है हमने, और अब हम उसको बुरा नहीं समझते। बदकिस्मती है मगर है ऐसा, क्या करें। कामरान अली हैं नवाबशाह से। कामरान भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। ऊपर से खोपड़ी तो है खाली जनाब की,
कुर्सी ही लाज रखती है आली जनाब की, और खुलता है एक फूंक से ताला जनाब का, बजती है एक हाथ से ताली जनाब की। हर अंजुमन में लाल बुजक्कड़ बिठाए हैं, हर अंजुमन है देखने वाली जनाब की। बिल्कुल, ये हर 2-3 हफ्ते बाद एक वजीर तब्दील कर देते हैं। गवर्नमेंट की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। अब मैं नवाबशाह के अंदर रहता हूँ सर, ये नवाबशाह दुनिया का गर्म तरीन इलाकों के अंदर से एक है। 3 साल हो गए मौजूदा हुकूमत को। लोड शेडिंग यकीन करें कम नहीं कर पाई 1 घंटा भी। ना ही बिजली चोरी पे इन्होंने काबू किया और ना ही इन्होंने लोड शेडिंग कम की। अब रमजान भी है और 5 घंटे, अब हमारे पास 1 घंटा इन्होंने रिलीफ दिया है रमजान के अंदर। 5 घंटे लोड शेडिंग है। एसी चलाना हमारी मजबूरी है। अगर एसी चलाते हैं सर 15,000 रुपए का एक एसी का बिल आता है जी। अब सर बिजली चोरी पे हुकूमत मजबूर कर रही है सर, बिल भर नहीं सकते हैं। यकीन करें बड़े बुरे हालात हैं। इतनी कमाई नहीं है जितना बिजली के बिल भरते हैं। सही कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी सर आप लोग इसका फॉलो अप करें, प्रोग्राम करें कि सीपेक प्रोजेक्ट्स की क्या प्रोग्रेस है। और दूसरा एक और रिक्वेस्ट भी कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। हाँ यार, इस पे करना है। पहले मुझे थोड़ी सी समझ नहीं होगी खुद भी क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही है। चलिए, बहुत लेकिन ये ओवरड्यू है। और बिल्कुल अब इंशाल्लाह हमाद अजहर साहब इन सारी चीज़ों को देखेंगे। हमाद अजहर नहीं, कौन अभी शौकत तरीन नहीं, एनर्जी सर, एनर्जी की बात हो रही। मैं कोई बात नहीं, बंदा आसानी से कंफ्यूज हो जाता है। मैं 1 सेकंड टाइम चेक कर लूँ। 1 सेकंड अभी चेंज तो नहीं हुआ। 11:40 अभी तक हमाद अजहर ही हैं। शो के एंड तक क्या होगा कोई गारंटी नहीं है बॉस। अच्छा, अगले कॉलर है हमारे असफर मलिक। कहाँ से? लाहौर से। जी असफर साहब। सर, मेरा नाम डॉक्टर असफर मलिक है। असफर मलिक, सॉरी जी। टोरंटो से एक कॉल आई थी चाइल्ड सेक्स अब्यूज पे। मैं उस रेफरेंस से बात करूंगा। आई एम CEO एंड co-founder ऑफ Hayat.pk। इट इज अ डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप। ओके। तो जैसे अब कोरोना में ऐसे AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट्स आए थे, एप्स आई थी कि आप कुछ अपने सिम्टम्स डालते हो जी, तो वो आपको एस्केलेट कर देता है कि यू हैव सस्पेक्टेड कोरोना। तो मुझे एकदम आइडिया आया था कि अगर हम ऐसे उर्दू में या इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज हो, ऐसे AI बेस्ड चैट बॉट्स हो। हमारे पास बहुत सी एप्स हैं डिजिटल हेल्थ पाकिस्तान में, जहाँ बच्चे जो शुरू में घबरा रहे हैं या उनको पता भी नहीं चल रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो कुछ अपने सिम्टम्स डालें, कुछ एक्सपीरियंस डालें, वो AI बॉट आगे उसको फर्दर प्रोब करे। और अगर एक ऐसा वो कंक्लूड करता है कि सस्पेक्ट है कि बच्चे के साथ सेक्स अब्यूज हो रहा है, तो फिर उस बच्चे को एडवाइस करे कि आप अपने एल्डर को बताएं। दिस वाज जस्ट द आइडिया व्हिच केम, क्योंकि अभी हमारे मुल्क में गुड टच, बैड टच, इस तरह की एजुकेशन स्कूल लेवल पे आने में तो कई साल लगे। लेकिन हम जैसे डिजिटल हेल्थ, आई एम ऑल्सो द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल हेल्थ एसोसिएशन पाकिस्तान। अगर हमें गवर्नमेंट या हम एक इस आइडिया को प्रमोट करें कि हम अपनी एप्स में जो टेली हेल्थ की फैसिलिटी ऑलरेडी दे रही है, ऐसे बॉट्स बना दें जो वेरियस क्वेश्चनियर्स करके बच्चों को एक कंक्लूजन की तरफ ले जाए, एटलीस्ट रेड फ्लैग रेज। असफर साहब, मेरा ख्याल है कि करने में कोई हर्ज नहीं है। अब जाहिर है कि अभी आपके जहन में आइडिया आया है और ऑब्वियसली अभी तो रफ है, एक आप आइडिया ही दे रहे हैं। ऑब्वियसली इस पे बहुत सवालात भी हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। आई थिंक दैट एनी लिटिल थिंग जो हेल्प कर सकती है वो हमें करनी चाहिए, वो होनी चाहिए। और बल्कि मैं प्रोड्यूसर साहब, अगर इनका नंबर आप ले लीजिए तो गोइंग फॉरवर्ड हम इनसे बात भी कर सकते हैं। अगले हमारे कॉलर हैं मोहम्मद सलीम रावलपिंडी से। जी सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर जी। सर मुबशर जैदी साहब, ज़रार खोरो साहब, मैंने इसलिए कॉल की है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिव्यू पिटीशन की हियरिंग डेट थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपना गुलजार अहमद साहब के बेंच नंबर 1 में 21 अप्रैल 2021 को फिक्स हो गई है। जी तो आप जी 21 अप्रैल 2021 को बेंच नंबर 1 हो जाए पाकिस्तान के सरबराह में ये फिक्स हो गई है। अल्लाह करे कि ये अब हमारे लिए आखिरी डेट हो सर। इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी आप भाइयों की, आपने बड़ी हमारे लिए हमारी आवाज सुनी, हमारी आवाज पहुंचाई है। तो बस मैंने आपको बताना बहुत जरूरी समझा था सर जी। बहुत खूब। और इंशाअल्लाह हम सब दुआ गो हैं कि इसमें आपका मसला हल हो जाएगा। 21 अप्रैल को मुझे नहीं पता कौन सा दिन होगा, लेकिन उसकी अगली जो जुमा आएगी प्लीज़ हमें कॉल करके बता दें ज़रूर। और होपफुली, क्योंकि मसला 3 साल से लटक रहा है और बेचारे जो हज़ारों पेंशनर्स हैं वो मुश्किल में हैं। और अदील, जी बिल्कुल, अदील दुरानी साहब हैं बहावलपुर से। सर
हेलो। वालेकुम वालेकुम जी अदील साहब। मुबशिर साहब क्या हाल है? बस सर खैरियत। सर फरमाएं। अल्लाह ताला आपको सर खुश रखे, सदा सलामत रखे। आप लोगों के मसाइल सुनते हैं और उस पर बहस करते हैं, अच्छा लगता है जी सर। अच्छा सर, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि अभी हम सब बात कर रहे हैं, सब इश्यूज पे बात करते हैं, ये सब इश्यूज अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन हम जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी पे और साबका गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, सब पे सब बरीर जमा हो जाते हैं अपनी अपनी वजूहात बता के। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, सभी इस सब में पिस हम अवाम रहे। हाँ बिल्कुल इसी तरह है कि अवाम पिस रही है, इन लोगों को कोई नहीं, हर आता है वो अपना वजूहात बता के बरीर जमा हो जाता है। आप लोग वाहिद आप लोग हैं जो टीवी पे बैठ के हमें भी गाइडलाइन देते हैं और हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हमें इतनी मालूमात नहीं होती जितनी मालूमात आपको। सही। हम ये चाहते हैं कि मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें बजाते खुद भी अब सोचना पड़ेगा कि हम किन लोगों को सामने लेके आए मुंतखब करके, जो कि हमारे मसाइल सुन सके, हमारी पूरा कर सके। मैं नून लीग वाले हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, पीटीआई वाले हों, जो भी जिसको भी वोट दे रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट है, और हमें आप लोग ही कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अदिल भाई, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल में हमेशा से अवाम यही सोचते हैं और अपने तई वो वोट भी दे देते हैं। उनके सामने जो चॉइसेस हैं वो भी होती हैं, उसमें से जिसको वो बेहतर समझते हैं वो दे देते हैं। देखें, धोखे बार बार वो उसी तरह लीडर सब्ज़ बाग दिखाते हैं और वो चीज़ें नहीं होती। तो मेरे ख्याल में आवाम को अपने तौर पर जो है इसका हल ढूंढना होगा, वो कम्युनिटी लेवल से ही शुरू होगा कि मिलजुल कर। फिर बदकिस्मती ये भी है, अब अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट कोई बहाल कर दे लोकल गवर्नमेंट्स को, ताकि वो निचली सतह पर जो एक वैक्यूम है वो भी फिल हो। बहरहाल आपकी बात बिल्कुल सही है और हम भी इस पर सोचेंगे और बात करेंगे, क्योंकि हम भी उसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं जिस कन्फ्यूजन का शिकार आप हैं। फ़िलहाल एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद अनीस साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर, कैसे हैं जनाब अली? ये बच्चों से ज्यादती वाले मामले पे आपने तो प्रोग्राम किया है जी जी, लेकिन मसला तो सर ये है कि कुछ लोग तो ज्यादती के बाद इसको तो इंदराज तो नहीं करवाते, रिपोर्ट नहीं करवाते इज्जत के डर से, लेकिन अगर कुछ लोग हिम्मत करके करवा तो लेते हैं, लेकिन फिर इनको तो अदालत से इंसाफ नहीं मिलता, जिसकी वजह सिर्फ ये है सर कि थाने में जब एफआईआर कट जाती है तो थाने वाले आईओ जो होते हैं, थाने के जो लोग होते हैं, ये मुलजिम के आदमियों से साजबाज करते हैं, इनसे पैसे पकड़ लेते हैं, इनके फेवर में सारा इन्वेस्टिगेशन लिख करके अदालत को देते हैं। तो इस तरह से तो फिर हम क्यों थाने जाएं और क्यों एफआईआर कटवाएं? हम अल्लाह पे न छोड़ दें, क्या करें? देखिए, ये ऐसा जुर्म के ऊपर तो आप अल्लाह पे नहीं छोड़ सकते। जाहिर है कि ये कह रहे हैं कि मायूस होने के बाद अगर जब ऐसे होता है, देखिए बदकिस्मती से, और इसके अदाद-ओ-शुमार भी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किए हैं, कुल आई थिंक कि लेस देन 1% ऑफ रेप केसेस कन्विक्ट होते हैं। 3% चले गए, 3% के ले लेते हैं, और इसकी बहुत वजूहत है। एक ये है जिसकी आपने अभी निशानदेही की है, मोटरवे रेप केस के बाद एक पूरे हफ्ता हमने शोज़ किए थे सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्टिंग, सेक्सुअल असॉल्ट की प्रोसिक्यूशन, हर एक जो इसका एस्पेक्ट था उस पर हमने गौर से बात की। अब वो भी देख लें, क्योंकि इसमें इससे आगे भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या करें, यही हमारा सिस्टम है और हम यही कोशिश कर सकते हैं कि मौजूदा सिस्टम को ही बेहतर करें। जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है।
आई डोंट नो, आई मीन और क्या। और जो लॉज बनाए गए हैं, कोशिश हुकूमतों की ये होती है कि लॉज को फर्दर टाइटन करें, पनिशमेंट्स को इन्हांस करें, वो भी हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में आएगा तब्दीली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगी। पुलिस का हमारा रवैया भी वक्त के साथ तब्दील होता है, क्योंकि लॉ तो पार्लियामान या असेंबली बना देती है, मगर वो नीचे तक शायद उस तरह से नहीं। लेकिन मैं एक और चीज़ इस पर जिक्र करूँगा। अनीस साहब, आपने बात की ना रिपोर्टिंग की, मेरी बात हो रही थी, एक इस्लामाबाद की पुलिस ऑफिसर हैं आमना बेग साहिबा, तो उन्होंने एक पूरा किस्सा सुनाया था कि एक बच्चे का रेप हुआ और उसका कत्ल हुआ, ठीक है। और जब मुलजिम को बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया, वो मोहल्ले का ही बच्चा था, वो भी बच्चा था, 17-18 साल की उम्र थी। पता लगा कि उसने उसी मोहल्ले में, उसी गांव में या जो भी जगह थी, हाँ लोकेलिटी थी या जो भी थी, 3-4 और बच्चों के साथ यही किया था। कत्ल नहीं किया था, लेकिन शर्म मारे या कॉम्प्रोमाइज़ के तहत उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं किया। अगर रिपोर्ट कर दिया होता तो शायद किसी और बच्चे की जान बच जाती। तो इस चीज़ को भी फिर मद्देनजर रखना होगा। शाहिद अहमद साहब हैं रावलपिंडी, शकील अहमद साहब हैं रावलपिंडी से। जी शकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रावलपिंडी सर्विस कर रहा हूँ जी। मैं वज़ीर आज़म साहब से कहना चाहता हूँ जी कि आप ये लंगर खाने खोल रहे हैं, बजाय इसके कि आप लंगर खाने खोलें और लोगों के लिए कुछ ज़राए आमदन बढ़ाएं, तो इससे तो लोग अपाहज हो जाएंगे, अपने घरों के मामला कैसे सुलझेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस मुल्क में घी 300 रुपए किलो हो गया हो, मैं रावलपिंडी के शहर राजा बाजार में रहता हूँ सर, कभी आप आके देखें लोग कितनी गुर्बत में हैं। अगर कोई घी ले लेता हो तो सब्जी नहीं खरीद सकता, अगर सब्जी लेता है तो दाल चावल नहीं खरीद सकता। तो ये मामला कैसे हल होंगे, आप मुझे बताएं। गुर्बत कहाँ जा रही है? हम लोग दिन ब दिन अपने मसाइल में गुर्बत में गिर रहे हैं, गुर्बत में मर रहे हैं। इसका हल क्या होगा, इसका हल हमें बताएं। और वज़ीर आज़म से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें खुदा के वास्ते गरीब आदमी की तरफ देखें, आपस की लड़ाई छोड़ दें। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, आप मुल्क की तरफ आए, मुल्क के गरीबों की तरफ आए, ताकि उन्हें पता चले कि मुल्क के गरीब किस हालत में है, उनके एक वक्त की रोटी किस तरह मुश्किल से उनकी पूरी होती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल शकील भाई, आपकी बात ठीक है। और महंगाई के हवाले से तो जाहिर है आवाम की राय यही है कि अभी मैं जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से लेटेस्ट फिगर देख रहा था, वो 18.9% आपकी फूड इन्फ्लेशन। तो और आपको पता है रमज़ान में तो हम वैसे ही बिल्कुल महंगाई करने में, तो क्या करें। लेकिन गुर्बत की तरफ वज़ीर आज़म मेरा ख्याल है कि जिन जंजीरों से शैतान को बांधा जाता है ना, वो भी हमने उठा के बेच दी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि महंगाई देखो तो जितनी लोग मुनाफाखोरी करते हैं माह रमज़ान में, पूरे साल नहीं होते। बड़ी अच्छी बात है। अगले कॉलर, आखिरी कॉलर है हमारे आज के लिए, उबैदुल्लाह साहब क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। ठीक, कैसे हैं भाई? बड़ी मेहरबानी जनाब, ज़रार खोड़ो साहब, जैदी साहब। जी सर। मैं एक खास इशू तो बहुत है, लेकिन एक खास इशू आजकल यहाँ हमारे कोयटा में गैस प्रेशर का है। सर्दियाँ तो अभी नहीं है, फिर यहाँ पे मौसम तो फिर भी अच्छा है, लेकिन इस मौसम में भी गैस प्रेशर नहीं है हमारे कोयटा शहर में। बाकी आसपास तो आप छोड़ें, जो मरकज है यहाँ से जो निकलता है इस सूबे का गैस है, लेकिन यहाँ पे गैस प्रेशर भी नहीं है। और अमला जो है वो तो बजिद रहता है, वो अपने मनमानी करते रहते हैं। तो ये जाम जो ट्वीट हुकूमत है, इसको तो कोई परवाह नहीं है। चीफ जस्टिस साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि हमारे जो गैस प्रेशर है ये सही हो जाए। और बिल सॉरी थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन गैस प्रेशर का देखिए, गैस के हमारे ज़ख़ीरे बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं और शायद 5 से 10 साल के बाद आपको गैस नामी किसी जो है चीज़ नहीं मिलेगी। सुई गैस की अगर हम बात कर रहे हैं, फिर हमें दूसरी ज़राए पे आना पड़ेगा। तो ये जो है ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमारे ज़ख़ायर कम हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो मैनेज है वो ये होता है कि बड़े शहरों में ज़रा ज़्यादा वो कंसंट्रेशन होती है, और कोयटा या दूसरे जगह पे वो लोड शेडिंग करते रहते हैं। तो ये लेकिन 10 सालों में सब बराबर हो जाएंगे और कोई ना कोई जो है हमें मुतबादिल ज़राए तलाश करने पड़ेंगे कि हम इस मसले का हल देखें। आज के लिए इतना ही, पीर को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।